जो डीप फेक आजकल चीजें हो रही, कैसे इनको स्पॉट किया जाए? डीप फेक को एनालाइज करने के लिए दो बढ़िया टूल, एक टूल है Sensity.ai जो बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन। लिखा आता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज, सेफ होता है ये? आप सोचिए बैंक का एप्लीकेशन यूज करो, उसमें तो इमेज का शेयरिंग कुछ होता ही नहीं है, यूज ही नहीं, बट उसको आप क्यों आपका इमेज का एक्सेस? जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जो गूगल प्ले स्टोर सपोज आप यूज करते हैं, प्ले स्टोर में आपके एक प्ले प्रोटेक्ट है, वो एनाबल्ड होना मैंडेटरी है। हुआ ये एपीके फाइल आई व्हाट्सएप पे, 12 से 13 पुलिस वाले हैं जिनके फोन पर ये फाइल आती, उनका फोन हैक हुआ। ये पहला हमको सोचना है स्कैमर्स कौन से टेक्निक और ट्रेंड को यूज कर रहा है मुझे हैक करना। 6 डिजिट का एक कीवर्ड से आपको एक मैसेज आता है, उसके बाद एक पी लिखा होता है। 2026 में क्या चैलेंजेस अभी ज्यादा बढ़ गए? 20% ऐसे हैं जो उनका पासवर्ड उनका मोबाइल नंबर। कई बार होता है क्रेडिट कार्ड स्कैम हो जाता है, कई बार आपको पता ही नहीं होता आपके बैंक से पैसे कैसे उड़ जाते हैं। जब आप पेमेंट गेटवे यूज करते हैं तब आप क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देते हैं, डेबिट कार्ड डिटेल्स देते हैं, पासवर्ड भी देते हैं, उसका सीवीवी भी देते हैं, और बहुत सारे लोग उनके ब्राउजर में ऑटोफिल डाटा सेव करते हैं। तो आप सुन के हैरान होंगे, जो स्कैमर्स होते हैं वो डार्क वेब से डाटा खरीदते हैं हैकर्स। आपका डाटा या किसी का भी डाटा वहाँ पे सेल होता है, उसको हम सीसी शॉप बोलते हैं। तो ये कितने में बिकता है? ये डेटा इतना इजी, इतना आसान होता है या इतना सस्ता होता है कि इजीली खरीद लेते? आज के शो में मैंने समझने की कोशिश की है कि चूंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कई बार होता है कि आपकी प्राइवेट फ़ोटो लीक हो जाती हैं, कुछ पर्सनल डेटा आपका लीक हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। सिचुएशन ऐसी बनती है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। अब आपको बचना कैसे है? कैसे डीप फेक स्पॉट आप करें? कैसे आपको पता चले आपके फ़ोन के अंदर कौन-कौन से ऐप्स का होना ज़रूरी है? आपको ये कैसे पता चले आपकी वेबसाइट हैक हो गई है, या आपको कैसे पता चले आपका फ़ोन हैक हो गया है, आपका डेटा लीक किया जा रहा है? सब कुछ आज हमने डिकोड करने की कोशिश की। एंड तक ज़रूर देखना इस पूरे एपिसोड को, आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी और आपको ये क्लियर होगा कि आपको अपने फ़ोन के अंदर कौन-कौन सी सेटिंग को ऑन करके रखना है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं दीपक कुमार नाथ जी, इस वक्त हमारे साथ। बहुत स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद। दीपक जी, आज सुबह मैंने एक केस स्टडी किया, वो केस था फरीदाबाद से। आज क्योंकि आपसे मुलाकात होने वाली थी तो ऐसे ही मैं कुछ स्टडी कर रही थी, तो वो बहुत शॉकिंग सा केस था। हुआ ये कि एक 19 साल का लड़का, उसकी 3 बहनें, उनकी एआई से फ़ोटो किसी ने जनरेट की, फेक फ़ोटोग्राफ्स थी, न्यूड थी, और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। 19 साल का लड़का, बहुत गरीब फैमिली से, उससे पैसे मांगे जा रहे थे। उसको बहुत ब्लैकमेल किया गया, लड़का पैसा नहीं दे पाया। उसने आखिरी स्टेप ये लिया कि उसने किसी को बताया नहीं, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब लड़का नहीं है हमारे बीच। ये जो डीप फेक आजकल चीज़ें हो रही हैं, कैसे इनको स्पॉट किया जाए, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो जो डीप फेक है आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग है। अब किसी का भी एक इमेज कोई भी एआई प्लेटफॉर्म है, वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, कोई भी एआई प्लेटफॉर्म में आप उसको डालिए, उसका एक जो सिंथेसाइज फोटो है वो बन जाएगा, और सेम फोटो से वीडियो भी बनेगा। आप जैसे चाहेंगे वो वीडियो को उस तरह जनरेट कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ा बात है, ये तो 19 साल का लड़का था, गरीब फैमिली से, बट ऐसे हर किसी के साथ आज के डेट में हो सकता है। जैसे आपका फोटो फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, कोई वो फोटो को लिया, एआई में कुछ प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे इस तरह का कुछ न्यूड का हो गया, कुछ अलग अलग फॉर्मेट का कुछ भी इमेजेस और वीडियोस जनरेट करके दिए। वंस वो वीडियो जनरेट हुआ, उसके बाद आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, नॉर्मली उसमें फ्रेंड्स पब्लिक होते हैं, तो वहाँ से जो फ्रेंड्स मिल जाते हैं उनको वो भेज देते हैं और आपको बोलते हैं कि पैसा दे दीजिए। तो ये ब्लैकमेल वहाँ से शुरू हो जाता है। अभी सबसे फर्स्ट स्टेप, किसी को इस तरह का यदि डीप फेक वीडियोस मिलता है और उनको पता है ये जेन्युइन नहीं है, तो उनको क्या स्टेप लेना चाहिए वो तो एक बात है, प्लस अननोन आदमी जैसे उनका फ्रेंड्स, उनको कैसे पता चलेगा कि ये जो ओरिजिनल या डीप फेक उनको भेजा गया है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों तरह के पर्सन्स के लिए। तो फर्स्ट चीज़ आप सोचिए, एक अननोन आदमी को कैसे पता चलेगा कि ये डीप फेक है या ओरिजिनल वीडियो?
तो जो नॉर्मल वीडियो आप स्पॉट करते हो, उसमें स्पॉट एनालिसिस एक होता है। जैसे आप उसका जो ब्लर पीछे एक वीडियो में या इमेजेस में होते हैं, वो ओरिजिनल एंड एआई वीडियोस या इमेजेस में अलग होते हैं। जो स्पीच, बातचीत का जो फ्लो स्पीच रहता है, है। फ्लो है, वो थोड़ा मिसमैच होते हैं। अब टेक्निकली इसको जब हम एनालाइज करते हैं विथ डिफरेंट साइबर फॉरेंसिक्स एंड फाइल फॉरेंसिक टेक्निक्स, उसमें फर्स्ट चीज कुछ टूल्स हैं। देखिए, डीप फेक को एनालाइज करने के लिए दो बढ़िया टूल है। एक टूल है Sensity.ai, जो बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। उससे आप कोई भी डीप फेक वीडियो को एनालाइज कर सकते हैं। उसमें 2-3 फंक्शनैलिटीज़ हैं। जैसे पिक्सल एनालिसिस होता है, हर एक पिक्सल में वो एआई है या ओरिजिनल है, वो उसको स्कैन करके एनालाइज करता है। प्लस उसमें जो जनरेटिव एआई का एक नेटवर्क है, उसका पूरा डिटेक्शन फॉर्मल एंड स्कैनिंग एनालिसिस वो भी एक्टिवेटेड है। तो वो जो प्लेटफॉर्म है, वो करता क्या है? वो पहले कोई भी फाइल जब जनरेट होता है, वो फाइल का एक मेटा डाटा होता है। जैसे कोई इमेज जनरेट हुआ, उसमें एक मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा क्या होता है कि वो फोटो कौन से फ़ोन में लिया गया है, उसका लोकेशन क्या था, उसका कौन से साइज़ का फ़ोन था, उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं। अभी गूगल में आप जाइए, सर्च करिए कि मेटा डाटा, इमेज मेटा डाटा एनालाइज़र, आपको वो फ्री में मिल जाएगा। वहाँ पे वो इमेज डालिए, वो आपको दिखा देगा कौन से फ़ोन में लिया गया था, उसका लोकेशन क्या था। अभी वो मेटा डाटा को वो चेक कर सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड, उसमें एक GIN डिटेक्शन प्लेटफॉर्म है। वो डिटेक्शन प्लेटफॉर्म करता क्या है? दो जनरेटिव एआई जब यूज़ होते हैं, हर एक जगह में पिक्सल एनालिसिस वो करता है कि ये हर एक पिक्सल में ओरिजिनल पिक्सल यूज़ हुआ था या डुप्लीकेसी और सिंथेसाइजर इमेज यूज़ हुआ था, जो पेटर्न एआई में है। वो उसको चेक करता है और उसका रेशियो भी बहुत अच्छा है। मिनिमम 90% प्लस उसका जेन्युइन रेट है। वो बोल देगा आपको विद इन हाफ एन आवर कि ये सही इमेज था या वीडियो था या नहीं। ऐसे और भी टूल्स हैं, जैसे deepwire.ai, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ करके आप फर्स्ट स्टेप जान सकते हैं कि एआई इमेज था, डीप फेक वीडियोस था या नहीं। ये हो गया अननोन लोगों के बारे में। जो जेन्युइन लोग हैं, अभी आपको तो पता है कि ये तो मेरा वीडियो है ही नहीं, आपको तो ऑलरेडी पता है ये तो मेरा इमेज है ही नहीं, मुझे तो ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो फर्स्ट आपको घबराना नहीं है, क्योंकि फियर सबसे फर्स्ट चीज हो जाता है जहां पे आप डर जाते हैं और उसके बाद आप क्या करेंगे समझ नहीं पाते। और जो अटैकर है, उस स्कैमर्स है, वो आपको बोलता है आपका फ्रेंड्स को मैं अभी भेज रहा हूँ, आप इतना पैसा दीजिए, नहीं तो मैं इसको वायरल कर दूंगा। तो आप जब डर जाते हैं तो आपके पास कुछ रास्ता नहीं होता, तब जाके लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो ये डरना नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, आप तो कुछ गलती किए ही नहीं है, तो डरना ही किस बात का। तो एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है stopncii.org। ओके। वो प्लेटफॉर्म, उसमें आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये वाला वायरल इमेज मेरे को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, यानी अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो आप घर पर घर बैठ के पे बैठ सबसे के पहले कर कर सकते हैं। सकते हैं। यस। ओके। तो stopncii.org ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे कोई भी सेंसुअल कुछ टाइप का भी इमेजेस हो या किसी भी तरह का वीडियोस हो, वो वहाँ पे रिपोर्ट आप इजीली कर सकते हैं। वो रिपोर्ट करने के बाद वो जो प्लेटफॉर्म पे वो ऑलरेडी वायरल हुआ होगा, पोस्ट हुआ होगा, उसको रिमूव कर सकते हैं। और यदि वो आपको व्हाट्सएप में भेजा है, तो वो तो कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म में है ही नहीं, वो तो आपके साथ ही चैट या मैसेजेस हो रहा है। तो उस दौरान आपको ये माइंड में रखना है कि मुझे सोच समझ के उसके साथ बात करना है। आपका कोई भी पर्सनल डिटेल्स उसको देना ही नहीं है। उसको फर्स्ट स्टेप में ब्लॉक भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक व्हाट्सएप का एक्सप्लॉइट है, वो एक्सप्लॉइट से हम क्या कर सकते हैं, विद इन ए सेकेंड वो व्हाट्सएप आईडी को बैन कर सकते हैं। अभी वो और एक आईडी से लॉगिन करेगा, फिर आपको पूछेगा, उसको भी बैन कर लेंगे। वो कितना व्हाट्सएप से आपके साथ चैट करेगा। तो वो नॉर्मल लोग भी इजीली कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो वल्नरेबिलिटी है, एक व्हाट्सएप अच्छा। के थ्रू हम लोग उसको कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, कोई भी व्हाट्सएप को हम टेम्पररी के लिए भी बैन कर सकते हैं, परमानेंट के लिए भी बैन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप खुलेगा ही नहीं वो अटैकर का।
ओके। तो आप सोचिए, यदि कोई आपको डरा रहा है, यदि आप उसको डराने लगो तो आपका तो काम हो गया। अभी वो डरा ही नहीं सकता स्कैमर, ब्लैकमेल कर ही नहीं सकता। तो इस तरह का स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो यूजर्स जो भी इस तरह के केसेस का शिकार होते हैं, कुछ ब्लैकमेल उनके ऊपर होता है, कुछ अटेम्प्ट उनके ऊपर होता है कि हम लोग इसको वायरल करने जा रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट्स है, ये फ्रेंड्स हैं, इनको हम भेज देंगे, तो डरना नहीं है। ना डर के फर्स्ट स्टेप 1930 में कॉल भी कर लीजिए घर बैठे। cybercrime.gov.in एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट का है, वहां पे जाके रिपोर्ट भी आप कर लीजिए। और तुरंत stopncii.org में वो इमेजेस और जो वायरल का वीडियो है उसको भी उसमें डाल दीजिए, जैसे उसको रिपोर्ट करके डिलीशन किया जा सकता है। तो ये दोनों पहलू का काम हर कोई यूजर को करना जरूरी है। लेकिन आजकल लोग ये है ना कि लोगों की अभी हमने बात की कि बहुत इजीली एआई के ज़रिए फोटोग्राफ्स बन जाती हैं, लेकिन कई बार होता है कि सिर्फ प्रॉब्लम यहीं तक नहीं है। प्रॉब्लम है कि हमारे फ़ोन का डेटा बिल्कुल सेफ नहीं है। फ़ोन का डेटा सेफ नहीं है तो हम भी सेफ नहीं है। करेक्ट है ना? अगर हम एक ऐप डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी परमिशन हमसे मांगी जाती है, और मुझे लगता है 99% लोग ऐसे हैं जो उनको नहीं पढ़ते कि आपसे क्या परमिशन मांगी जा रही है। करेक्ट। उस पर लिखा आता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज़। सेफ होता है ये हर एक ऐप के लिए, या कुछ लिमिटेड ऐप्स हैं जिनसे लोगों को बचने की ज़रूरत है? देखिए, आज के डेट में जैसे आप पूछे मुझे कि कुकीज़, एक्सेप्ट कुकीज़ होता है, वो नॉर्मली आप जब कोई वेबसाइट्स में जाते हैं, कोई ब्राउज़र में, वहाँ पे वो दिखाई देता है। बट कोई एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हैं उसमें बहुत सारे परमिशंस होते हैं। जैसे व्हाट्सएप में आप चैट करेंगे तो आपके फ़ोन का जो मैसेजेस है, आपका कॉन्टैक्ट्स है, ये सबको तो एक्सेस करेगा ही। अभी आप व्हाट्सएप में कॉल करते हैं तो माइक का भी एक्सेस तो उसमें रहेगा, नहीं तो आप बात कैसे करेंगे। अभी वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो का भी एक्सेस रहेगा। तो जो जो एप्लीकेशन का फंक्शनैलिटीज होता है उसके हिसाब से उसमें परमिशंस ग्रांट होता है। बट अभी बहुत सारे अलग एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सएप में जो जो इमेजेस भी, क्योंकि आप इमेज शेयर करते हो तो उसको एक्सेस देते हो। बट अभी आप सोचिए, बैंक का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसमें तो इमेज का शेयरिंग कुछ होता ही नहीं है, यूज ही नहीं है, बट उसको आप क्यों आपका इमेज का एक्सेस दियो? एग्जैक्टली। वहाँ पे आपको ये चेक करना है कि कोई कुछ अनऑथेंटिकेटेड वे में आपका डाटा एक्सेस कर रहा है कि नहीं, वो भी हमको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, फर्स्ट। सेकेंड, आप जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, जो गूगल प्ले स्टोर सपोज आप यूज़ करते हैं, प्ले स्टोर में आपके एक प्ले प्रोटेक्ट है, वो एनाबल्ड होना मैंडेटरी है। वो एनाबल है तो आपका जो एप्लीकेशंस हैं वो जो ऑथेंटिकेटेड वे में जो गूगल प्ले स्टोर में ऑलरेडी है उसी को यूज़ कर सकते हैं। Okay. यदि अनऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो प्ले प्रोटेक्ट आपको बता देगा इसको डिलीट करें। अभी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जो फेक लोन ऐप्स हैं, कुछ भी अनवांटेड हैकिंग एप्लीकेशंस हैं, और जो भी तो इलीगल एप्लीकेशंस है, वो सब थर्ड पार्टी ब्राउजर्स में एपीके फाइल होता है। अभी जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो सिक्योरिटी रिस्क दिखाता है कि इसको आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्ले स्टोर में है ही नहीं। तो उस तरह का एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करिए ही मत। और एज ए गूगल और एंड्रॉयड, ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा ओपन सिस्टम है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। और कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं उसमें देखिए अपडेट्स आता है। अपडेट्स इसलिए आता है क्योंकि उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज़ था या कुछ नया फंक्शनल अपडेट्स भी हो सकते हैं, वो उसमें अपडेट किया गया और आप उसको अपडेट किए जैसे आपके फ़ोन सिक्योर हो सके। उसके नीचे एक लिखा होता है बग फिक्सेस, उसका मतलब उसमें कुछ बग था जिसको रिपोर्ट किया गया, उसके बाद वो फिक्स हुआ। इसीलिए हर कोई प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ करते हैं वो अपडेट्स होते रहते हैं। बट जो इलीगल एप्लीकेशन है उसमें कुछ अपडेट्स होते ही नहीं है। और यदि आपके फ़ोन, आप देखिए आईफोन के बारे में भी आप बात करते हैं, आईफोन में आप सुने होंगे पेगासस, एक जो इजरायली एनएसओ ग्रुप था उसको बनाया गया था पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, इनके डाटा हैक करने के लिए। उसमें एक ज़ीरो एक्सप्लॉइट यूज़ हो रहा था। ज़ीरो एक्सप्लॉइट के दौरान मतलब आपको कुछ भी नहीं इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा और आपका फ़ोन का सारा डाटा उनको मिल जाएगा। तो ऐसे स्पाईवेयर्स एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है। आपको बस एक एपीके आएगा, इंस्टॉल कर दिए, आपका फ़ोन का सारा एक्सेस उनके पास चला जाएगा।
अभी आपने इसका जिक्र किया तो मेरे को अभी अभी रिसेंट एक केस याद आया। इंदौर में अभी हुआ था हाँ ये। जी, इंदौर में हुआ ये, आप सोचिए कि पुलिस वालों के फोन उन्होंने हैक कर लिए। करेक्ट। हुआ ये, एपीके फाइल आई व्हाट्सएप पे, 12 से 13 पुलिस वाले हैं जिनके फ़ोन पर ये फाइल आती है। उनका फ़ोन हैक हुआ, और फ़ोन जब हैक हुआ तो जो उनके फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर थे, फिर वो एपीके फाइल उनके थ्रू उनके नोन को पहुंची, जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे। मतलब फिर उनका भी फ़ोन हैक हो गया, और जो पूरा का पूरा उनका डेटा, बैंक अकाउंट सब नहीं। ये कैसे इतना इजीली पॉसिबल हो जाता है? देखिए, पुलिस हो या कोई भी हो, अटैकर कभी डिफरेंशिएट करके हैक नहीं करता। तो वो तो सबको सेम ही देखता है, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो उसी को अटेम्प्ट करेगा, और वो हैक हो भी सकता है। अभी देखिए, जो नॉर्मली सोशल इंजीनियरिंग मेथड करके कॉल किया जाता है उनको हम स्कैमर्स बोलते हैं। जब हैकर यदि आपको हैक करने का सोचा है, वो कभी आपको ओटीपी भी नहीं मांगेगा, क्योंकि आपका फ़ोन यदि हैक हो गया है तो ओटीपी का एक्सेस भी तो आप उसके पास होगा। तो ओटीपी जब आएगा वो तो खुद ही देख सकता है। और देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स, उसके थ्रू वो ओटीपी को बाईपास भी कर सकता है। तो रियल हैकर का जो टेक्निक है वो अलग है। जो स्कैमर्स होते हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग मेथड यूज़ करके कॉल्स करते हैं, ओटीपी मांगते हैं, उनका मेथोडोलॉजी थोड़ा अलग है। लेकिन कई बार बिना ओटीपी के भी तो इजीली चीजें खराब हो जाती है ना। हाँ, करेक्ट। मतलब फोन हैक हो जाता है, डेटा लीक हो जाता है, तो करेक्ट। वो कैसे पॉसिबल जैसे है? आप बताए कि पुलिस वाले थे और वो एपीके इंस्टॉल कर लिए। अभी वो एपीके इंस्टॉल किए क्यों? वो हुआ ना ये कि उन्होंने चालान के नाम से करेक्ट, करेक्ट, उनके पास आई। अब चालान एक ऐसी चीज है कि बंदा तुरंत खोल के देखता ही देखता है। करेक्ट। तो ये पहला हमको सोचना है, स्कैमर्स कौन से टेक्निक और ट्रेंड को यूज कर रहा है मुझे हैक करने के लिए। अभी मार्केट में आप देखिए, एक नया ट्रेंड है, आप जब कोई भी कैब या कोई व्हीकल चला के जा रहे हैं तो उसमें यदि पोल्यूशन सर्टिफिकेट, यदि उसमें प्रॉपर इंश्योरेंस, ये सब नहीं है, तो गवर्नमेंट में किया है कि चालान आपका ऑटो जनरेट होकर फ़ोन में आ जाएगा। तो ये एक नया ट्रेंड था, इसको स्कैमर्स यूज़ किए कि हर कोई तो गाड़ी चलाता है हर दिन, अभी कहाँ गया और कब उसको चालान आया उसको खुद भी पता नहीं। कभी कभी आप खुद देखे होंगे, चालान आपका 10 बजे कटा होगा बट मैसेज आपको आएगा रात को 6 बजे। तो आपको तो खुद उसका आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं। अभी स्कैमर्स उसका यूज़ किए उनके पैटर्न के हिसाब से, कि आपको एक भेजे कि आपका एक चालान कट गया है और आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और वो जो पेनल्टीज़ हैं इनको उसमें पे करिए। अभी आपको वो दिखा होगा कि आरटीओ का लोगो होगा, एक नंबर से मैसेज आया होगा। तो अभी है कि आपको मैसेज आया किससे। अभी एपीके वो भेजेगा तो ऑब्वियसली वो व्हाट्सएप में ही भेजेगा। कभी कभी वो लिंक भी भेजते हैं जो मैसेज में भेजते हैं। अभी लिंक में यदि मैसेज में वो भेज रहे हैं तो आपको कैसे वो पता करना है वो फेक है या ओरिजिनल है। देखिए, ट्राई ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। यदि आपका जो बल्क एसएमएस प्रोवाइडर होते हैं, जो आपको एक लिखा होता है, एक नॉर्मल 6 डिजिट का एक कीवर्ड से आपको एक मैसेज आता है, उसके बाद एक पी लिखा होता है। पी का मतलब वो प्रमोशनल मैसेज है। यदि जी लिखा होगा तो वो गवर्नमेंट का मैसेज है। यदि वो एस लिखा होगा वो सर्विस प्रोवाइडर का मैसेज है। यदि वो टी लिखा होगा दैट मीन्स इट्स अ ट्रांजैक्शन मैसेज जो बैंक से होते हैं। यदि उसमें कुछ भी नहीं होगा तो वो स्कैमर्स का मैसेज है। तो आप उसको वेरीफाई करिए फर्स्ट। तो फ़ोन पे यदि वो मैसेज पे आया है तो उसको वेरिफिकेशन इस तरह आप कर सकते हैं। यदि वो बाहर से आया होगा तो वो ऑब्वियसली जी दिखाएगा। तो आप मैसेज का वैलिडेशन करके उसको क्लिक करिए। सेकंड में व्हाट्सएप में आया, व्हाट्सएप में आपको तो पता नहीं, नॉर्मली व्हाट्सएप में ऐसे आरटीओ मैसेज आते ही नहीं है। तो फर्स्ट आपको पता ही नहीं था, नया ट्रेंड था और आप इंस्टॉलेशन कर लिए, तो आपका फ़ोन का सारा एक्सेस अटैकर के पास चला गया। अभी उसका जो परमिशंस सारे हैं, जैसे वो रिमोटली आपका फ़ोन को एक्सेस कर सकता है, आपका ओटीपी को भी एक्सेस कर सकता है, आपका कॉल्स को भी एक्सेस कर सकता है रिमोटली, अभी आपका इमेजेस को भी एक्सेस कर सकता है क्योंकि आपने उसको ग्रांट दे दिया आपका फ़ोन। अभी जब भी आप फ़ोन खोलेंगे तो उसमें बैंकिंग एप्लीकेशन भी होंगे, यूपीआई भी होंगे। तो ये सब का यदि उसके पास डिटेल्स चला गया तो जब वो ट्रांजैक्शन अटेम्प्ट करेगा तो ओटीपी आपके फ़ोन में आएगा, वो ओटीपी वो तुरंत यूज़ करेगा और ट्रांजैक्शन कर लेगा। तो ये जो नया पैटर्न था
जिनको पता नहीं था वो इसमें फंस गए। इस तरह 1 मंथ बाद कुछ अलग पैटर्न आ जाएगा, अभी 1 साल बाद कुछ अलग पैटर्न आ जाएगा, ये पैटर्न चेंज होते रहते हैं। अच्छा, अभी 2026 में क्या चैलेंजेस अभी ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि आप हर रोज़ आप केस स्टडीज़ कर रहे हैं, अभी रिसेंट आपका केस कौन सा रहा और कितना चैलेंजिंग आपको लगा? देखिए, हम हमारे बिजनेसेस में साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स को प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे हर कोई एप्लीकेशंस, नेटवर्क, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर रह पाए और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उनके यूजर्स भी सिक्योर रह पाए। अभी चैलेंजेस आप देखेंगे तो हर दिन एक नया चैलेंज, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा इंडस्ट्री है, हर दिन इसमें नया वल्नरेबिलिटीज आते हैं, हर दिन एक नया सीवीईज आते हैं। आप देखेंगे आपके फ़ोन में अपडेट्स जब आता है, वो हर 2 दिन में, 1 दिन में, 5 दिन में आते रहते हैं। दैट मीन्स उसमें कुछ वल्नरेबिलिटी थे जिसको सिक्योरिटी रिसर्चर फिक्स किए, उसके बाद आपका फ़ोन सिक्योर हुआ, तब जाके आप यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स ए रिकरिंग प्रोसेस। ये हो गया साइबर सिक्योरिटी का एडवांसमेंट का केस स्टडीज़। अभी जो नया ट्रेंड, जो स्कैमर्स जो लोगों के ऊपर यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है ट्रेंड और जहाँ पे मास यूज़र्स हैं। अभी जैसे आप आरटीओ का एग्जांपल बोले, क्योंकि चालान अभी लास्ट 3-4 मंथ में चालान आना हर जगह में, हर कोई स्टेट्स में, आप देखिए कैमरा इंस्टॉलेशन हो गया। अभी कैमरा इंस्टॉलेशन हुआ तो ऑटो चालान जनरेशन बढ़ा इंडिया में, तो मास पॉपुलेशन व्हीकल यूज करते हैं, तो ये ट्रेंड उनको यूज कर पाए। अभी देखिए सपोज वैलेंटाइन डे आ रहा है फरवरी में, तो बहुत लोग जो यूथ पॉपुलेशन होते हैं वो वैलेंटाइन डे यूज करते हैं, उसको यूज करके कुछ भी काम किया जा सकता है। न्यू ईयर आया तो न्यू ईयर में कुछ नया माइलस्टोन आप क्रिएट करिए लाइफ में, या एप्लीकेशन यूज करिए और आप लोग यूज कर लेते हैं। तो जिम का जो लोग एक चैलेंज लेते हैं कि 1 जान से मैं ये शुरू करूँगा, जिम शुरू करूँगा, तो लोग वो ट्रेंड को यूज़ करेंगे क्योंकि लोग उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह का ट्रेंड सेट करते हैं वो, जैसे लोग उसमें ट्रैप में आ जाए। हाँ, लाइक फेस्टिवल के लिए करेक्ट। विशेस, तो अगर आप नॉर्मली किसी को विशेष भेजते हैं तो अब ऑब्वियस है न्यू ईयर का टाइम है, बंदा बिना देखे उसको ओपन कर ही लेता कर है। ही लेगा। हाँ। अभी देखिए वो ट्रेंड थोड़ी ना आपको हर बार पता होगा, अभी कुछ नया ट्रेंड भी आ सकते हैं। जैसे आप पुराने थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, एक फ्रीडम 251 था, लोगों को बोला गया, एक नया ट्रेंड था कि जो एक फ़ोन, एक टैब आपको 251 रुपीज़ में मिल जाएंगे। उस ज़माने में आकाश टैब एक आया था जो लोगों के पास अवेलेबल था, तो लोग उसको सोचे कि इतने सस्ते में मिल जाएगा और उनके सारा डाटा वो वेबसाइट में दे दिए, बट कुछ आया ही नहीं। अभी सोचिए कितना डाटा उसके पास होगा। अभी जैसे जियो का कुछ रिचार्ज सपोज हर कोई यूज़ करता है, जियो को लेके कुछ भी वो ट्रेंड सेट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि कहाँ पे मास पॉपुलेशन है, कौन सा चीज़ नया आया है, लोगों के पास उसका इन्फॉर्मेशन है नहीं क्योंकि नया आया है। अभी हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है इंडिया में और हमारा पॉपुलेशन ही इतना है, तो लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। और एक चीज़ आप ध्यान करिए, हम इंडिया में चाइनीज़ एप्लीकेशन, चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करते हैं और यूएसए मेड एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, और उसमें से 60% यूज़र्स उनका सेम पासवर्ड हर कोई प्लेटफॉर्म में यूज़ करते हैं। मतलब फेसबुक में जो पासवर्ड है, हाँ, जीमेल में सेम मिल पासवर्ड, हर जाएगा जगह अलग में अलग सेम यहाँ है। पर। अभी आप सोचिए उसमें से तो और 20% ऐसे हैं जो जिनका पासवर्ड उनका मोबाइल नंबर होगा। तो इस तरह का जो हमारा कंट्री है, इसमें जो अवेयरनेस लोगों के पास नहीं है, टेक्नोलॉजी यूज़ केसेस उनके पास नहीं है, जिसके वजह से भी हैकिंग हो रहा है। तो ये अवेयरनेस भी फैलाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जो साधारण जनता है उनको भी इसका यूज़ केस पता होना चाहिए। यदि यूज़ केस ही पता नहीं है, वो यूज़ कैसे करेंगे? जैसे कोई फ़ोन पकड़ लीजिए, उसमें से 30% का जो टेक्नोलॉजिकल फंक्शनैलिटी है वो लोगों को मालूम नहीं है। बिल्कुल। जैसे इंस्टाग्राम हर कोई यूज़ करता है, रील्स सुबह से रात तक हर कोई स्क्रॉल करता है। अभी देखिए उसका जो सिक्योरिटी सेटिंग्स है वो कोई देखा ही नहीं होगा। उसमें पेरेंटल कंट्रोल है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई सेटिंग उस देखा ही नहीं होगा। जैसे आप व्हाट्सअप हर कोई यूज़ करता है आज के डेट में, व्हाट्सअप के बिना किसी का लाइफ आज के डेट में काम ही नहीं करेगा, ऐसा एप्लीकेशन है। अभी उसमें एक पिन सेट आप कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी सेट कर सकते हैं।
अभी व्हाट्सएप हैक करना बहुत इजी इसलिए है क्योंकि आपको नंबर डालना है, आपके पास ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल देंगे तो वो आपके फ़ोन में खुल जाएगा। तो ओटीपी यदि हैक कर लिया हैकर तो वो ख़त्म, और कुछ तो स्टेप है ही नहीं। बिल्कुल। तो यदि वो सिक्योरिटी पिन सेट कर देते हैं, वो सिक्योरिटी पिन ओनली आपको पता होगा, हैकर को पता नहीं होगा। ओटीपी देने के बाद भी वो सिक्योरिटी पिन वो दे ही नहीं पाएगा और हैक नहीं होगा, बट कोई एनेबल करते ही नहीं है। अभी ओटीपी हैकिंग का बहुत सारे स्टोरी है, बहुत सारे मेथड्स भी हैं। अभी सोचिए आपका फ़ोन में स्पाईवेयर है, जैसे आप बोले, स्पाईवेयर से वो ओटीपी एक्सेस कर सकते हैं। अभी सपोज आप एक वाईफाई में कनेक्टेड है, वो वाईफाई में वो आपका फ़ोन एक्सेस ले लेता है और वहाँ से भी आपका ओटीपी और सारे जो कुकीज़ हैं, आपके फ़ोन का हिस्ट्री है, वो सब भी चेक कर सकता है। अभी आप कैसे पता करेंगे कहाँ आप हैक हुए हो? क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में इतने सारे चीज़ों से बंधे हुए हैं, सुबह से रात तक कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ ज़रूरत हो गया, उस एप्लीकेशन में चले गए। जैसे स्टूडेंट्स, कॉलेज का वेबसाइट होगा, रिजल्ट्स आने के लिए वेबसाइट होंगे, कुछ कोर्सेज़ के लिए कुछ नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप तो वो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपका लाइफ सिंप्लीफाई हो। अभी उसके थ्रू कुछ ना कुछ आ जाएगा और वो ट्रेंड सेट हो जाएगा, जिसमें आप हैक हो सकते हो। कई बार होता है कि बैंक के थ्रू डेटा लीक हो जाता है। इज़ इट पॉसिबल कि हम जहाँ पर हमारा डेटा सेफ रहना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है क्रेडिट कार्ड स्कैम हो जाता है, कई बार आपको पता ही नहीं होता आपके बैंक से पैसे कैसे उड़ जाते हैं, तो क्या वहाँ पे डेटा हमारा सेफ रहता है? देखिए, फर्स्ट तो डाटा आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब लोगों का पैसा यदि हैक भी हो जाए, फ़ोन भी हैक हो जाए, तो सबसे डर किसका रहता है? डाटा का रहता है। अभी डाटा लीक होना एक बहुत आम बात है आज के डेट में। लोगों को पता ही नहीं है वो ऑलरेडी हैक्ड है। आप गूगल में जाइए, एक बार सर्च करिए, गूगल डार्क वेब रिपोर्ट फ्री में अवेलेबल है, बट फरवरी से आई थिंक वो डिसकंटिन्यू हो जा रहा है, गूगल उसको डिसकंटिन्यू कर देगा। ओके। बट वो रिपोर्ट से आप चेक कर सकते हैं आपका मेल आईडी कौन से जगह में ऑलरेडी डाटा लीक कर दिया है। जैसे आपका कोई बैंकिंग वेबसाइट्स हो गया, या आपका कोई पासवर्ड्स हो गया ईमेल का, या आपका एड्रेस हो गया, कुछ भी चीज़ें जो डार्क वेब में ऑलरेडी लीक्ड है, वो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। अभी बात आया कि बैंकिंग एप्लीकेशन जब आप यूज़ करते हैं, आप कितने सेफ हैं। देखिए, कोई भी बैंक आज के डेट में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यदि इंडिया में है, वो आरबीआई का जो सिक्योरिटी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं। हर एक साल में वो आरबीआई गाइडलाइंस एंड सर्टिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं उनको कंप्लायंस करते हैं, जिनको सर्टिन ऑडिटर्स होते हैं वो उनको वेरीफाई करते हैं। ओके। अभी जो बैंक्स इंटरनेशनली काम करते हैं और इंडिया में भी काम करते हैं, एक स्टैंडर्ड है, उसको हम बोलते हैं पीसीआई डीएसए स्टैंडर्ड। पीसीआई का फुल फॉर्म है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। वो एक स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड से कोई भी एप्लीकेशन को सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी जब आप फ़ोन पे यूज़ करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करिए, उसके नीचे गौर करिएगा, वो लिखा होगा पीसीआई डीएसएस कंप्लायंट, ISO 27001 कंप्लायंट। सो दीज आर कंप्लायंसेस अवेलेबल, जो कंप्लायंस यूज़ करके उनका प्लेटफॉर्म को सिक्योर किया जाता है, और वो एक रिकरिंग प्रोसेस है। हर साल वो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट होते रहते हैं, जिनका ऑडिटर होता है जो उसको ऑडिट करते हैं और वैलिडेट करते हैं। अभी ये यदि वो एप्लीकेशन और बैंकिंग प्रोडक्ट्स में हो रहे हैं, तो जो यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं वो सेफ हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये दौरान कोई अननोन एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं या कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, जब आप पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं तब आप क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देते हैं, डेबिट कार्ड डिटेल्स देते हैं, पासवर्ड भी देते हैं, उसका सीवीवी भी देते हैं, और बहुत सारे लोग उनके ब्राउज़र में ऑटोफिल डाटा सेव कर देते हैं, जैसे बाद में वो उसको यूज़ कर पाए ऑटोफिल फंक्शन से। अभी होता क्या है, बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं, एक ही क्लिक करेंगे आपका ब्राउज़र का सारा डाटा जो ऑटोफिल में और हिस्ट्री में स्टोर होके है वो हैक हो जाएगा। अभी ऑलरेडी आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वो ब्राउज़र में सेव था, आपका पासवर्ड भी बहुत सारे आप जब लॉगिन करते हैं वो आपके ब्राउज़र में सेव करके रखते हैं, जैसे आपको, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। अभी वो भी हैक हो गया तो वो डाटा भी लीक हो जाता है।
अभी अटैकर के पास सोचिए आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, डेबिट कार्ड डिटेल्स है, सीवीवी है, क्योंकि वो आप स्टोर किए थे ब्राउज़र में। तो इस तरह का बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू अटैकर के पास आपका डाटा चला जाता है। और आप सुन के हैरान होंगे, जो स्कैमर्स होते हैं वो डार्क वेब से डाटा खरीदते हैं हैकर से। आपका डाटा या किसी का भी डाटा वहाँ पे सेल होता है, उसको हम सीसी शॉप बोलते हैं। तो ये कितने में बिकता है ये डेटा? इतना इतना तो इजी, इतना आसान होता है या इतना सस्ता होता है कि इजीली खरीद लेते हैं लोग देखिए, उसको? बहुत सारे सीसी शॉप्स हैं, हम्म क्रेडिट कार्ड शॉप्स, वो डार्क वेब में अवेलेबल है। हम्म फ्रेश शॉप्स हैं, कोई वीज़ा है, कोई अमेरिकन एक्सप्रेस है, बहुत सारे कार्ड्स वहाँ पे बिकते हैं। हम्म एक कार्ड नॉन वीवीवी या वीवीवी जो वीज़ा वेरीफाइड, हम्म वो सब कार्ड्स $5 $6 में क्रिप्टो करेंसी में वो खरीदते हैं। अभी वो खरीद के उसमें डिफरेंट अटैक्स परफॉर्म करते हैं कि इससे पैसा हम चुरा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अभी उनके पास तो ऑलरेडी डेटा है, बस उनको चाहिए आपका ओटीपी। तो ये डाटा ऑलरेडी वहाँ पे बिक रहा है। तो क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, आप नहीं तो और कोई, और डेटा हर कोई, जैसे मैं ब्राउज़र का एग्जांपल दिया, उस तरह आप सोचिए, आप एक सपोज एक साइट यूज़ कर रहे थे, कोई कॉस्मेटिक या ई कॉमर्स साइट्स है जहाँ पे सारे जो गर्ल्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं टू परचेज समथिंग। अभी वो छोटा मोटा कोई साइट था जिसका 10,000 यूज़र बेस था। अभी आप सोचिए वो वेबसाइट हैक हो गया, तो उसके अंदर जितने यूज़र्स थे उनका डाटा तो ऑलरेडी हैकर के पास है, वो डाटा भी वो सेल कर देता है डार्क वेब में। तो यूज़र, उसका पासवर्ड, और जैसे मैंने आपको बताया 60% यूज़र सेम पासवर्ड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी जो पासवर्ड का पैटर्न होगा वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म में भी सेम पैटर्न होगा, सेम भी हो सकता है। अभी आप खुद सोचिए, आपका पासवर्ड उसको मिल गया, आप ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो आपका एड्रेस भी होगा वो वेबसाइट में, वो एड्रेस भी आपका मिल गया, तो आपका नंबर मिला, ईमेल आईडी मिला, एड्रेस मिला, और आपका पासवर्ड भी मिल गया। आप क्या क्या चीज़ें परचेस करते हैं और कितने अमाउंट्स का परचेस करते हैं वो ऑर्डर्स होगा, तो आपका फिनेंशियल स्टेटस भी उसको उससे पता चल गया। उसके बाद आप सोचिए, आपको कॉल्स आए, कुछ भी आए, वो बता रहा होगा आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है, और आपको एक ओटीपी आएगा, तो आप कैसे ना ट्रस्ट करें। और देखिए, स्कैमर्स जब स्कैम करते हैं वो आपका बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को एनालाइज भी करते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया में कुछ फ़ोटो डालें, आपके घर में कोई एलजी का प्रोडक्ट का एक टीवी है, तो वो बोलेंगे मैं एलजी टोल फ्री सर्विस से बोल रहा हूँ, आप शायद आपका कुछ इशू होगा, एक फ्री सर्विस है, आप ले लीजिए। तो आप बातचीत करने का कनेक्शन वो बिठा सकते हैं। तो वो आपका डिटेल्स तो ऑलरेडी उनके पास था, पासवर्ड तो उनके पास ऑलरेडी था, बस उनको आपका ओटीपी चाहिए और उससे वो कुछ ना कुछ हैक कर लेंगे। और और बहुत आपका बार होता भी है ऐसे, मेरे साथ कई बार हुआ कि अपने आप ही फ़ोन पे ओटीपी आने शुरू हो जाते हैं। करेक्ट, इवन हम किसी से अपना डेटा शेयर करें ना करें, ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन पे कई बार ऐसा होता है। अच्छा, एक बात बताइए, लोगों को कौन से ऐसे ऐप्स हैं जिनको अपने फ़ोन में रखना चाहिए कि कभी अगर हमारा डेटा लीक हो रहा है या कोई हमारे फ़ोन को हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो एटलीस्ट हमें कुछ इंडिकेशन वहाँ से मिल जाए? देखिए, जैसे पेगासस का मैंने बात किया, पेगासस जब हैक करता था, क्योंकि वो ज़ीरो एक्सप्लॉइट था, एक सिंगल क्लिक से वो डाटा शेयर करता था, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था। जैसे आज के डेट में भी बहुत सारे स्पाइवर्स हैं, मालवर्स हैं, वो फ़ोन में इंजेक्ट हो जाते हैं और वो एक्सप्लॉइट काम करता रहता है और आपको पता भी नहीं रहता। बट कुछ चीज़ें आप चेक कर सकते हैं आपके फ़ोन में, जिससे आप पता कर सकते हैं आपका फ़ोन ऑलरेडी हैक्ड है या नहीं। जैसे यदि कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन से स्पाईवेयर के जैसा डाटा सेंड कर रहा है रिमोटली, तो आपका बैटरी यूजेस वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा। तो आपके फ़ोन में बैटरी यूजेस में कौन से एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं उसको चेक करिए, ओके। क्योंकि वो जब साइलेंट भी होगा फ़ोन, एरोप्लेन मोड में भी होगा फ़ोन, वो काम कर रहा होगा, तो बैटरी तो ऑब्वियसली यूज़ होंगे, तो आपका बैटरी जल्दी ख़त्म होने का चांसेस है। तो वो आप चेक करिए कौन सा एप्लीकेशन में ज़्यादा बैटरी यूज़ हो रहा है। सेकंड, आपका डाटा भी यूज़ होगा। क्यों? आप जितने इमेजेस क्लिक करेंगे, कॉल्स पे बात किए, तो कॉल्स का रिकॉर्डिंग भी उसके पास जाता है, मैसेजेस का रिकॉर्डिंग भी, जो रिकॉर्ड्स वो भी सिंक्रोनाइज होते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान आपका डाटा भी यूज़ होता है।
तो आप देखेंगे आपका डाटा भी जल्दी ख़त्म हो रहा होगा। ओके। तो बैटरी का यूजेस चेक करना है, जो इंटरनेट कितना यूज़ हुआ और जल्दी यदि यूज़ हो रहा है उसको आप चेक कर सकते हैं। थर्ड, आपके फ़ोन में कुछ अननेसेसरी पॉपअप्स आ जाना, कुछ अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट्स आ जाना, कॉल्स पे बात करने वक्त कुछ बीप या अलग साउंड्स सुनाई देना और फ़ोन में जल्दी गर्म हो जाना, ये सब चीज़ यदि आप नोटिफाई किए तो आपको ये फील होना चाहिए कि आपका फ़ोन ऑलरेडी हैक्ड हो चुका है। आप उसको स्कैन करिए, आप प्रॉपरली हर एक एप्लीकेशन को वेरीफाई करिए, क्योंकि जो अटैकर होते हैं वो फाइल का नाम भी ऐसे रखते हैं आपको बिलीव नहीं होगा, जैसे वाईफाई, जैसे इमेजेस, जैसे पिक्चर्स, जैसे गूगल सर्च, ऐसे करके कुछ भी बना लेंगे जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और आप उसको डिलीट ही नहीं करते। जैसे कैमरा, वो तो हर एक फ़ोन में सेम है। अभी मैं एक एप्लीकेशन स्पाईवेयर में बना है जिसका नाम कैमरा है, ओके। तो आपके फ़ोन में कभी आप कैमरा को अनइंस्टॉल ही नहीं करेंगे, तो वो तो आपके फ़ोन में होगा ही हर टाइम। तो आपको ये चेक करना है कि कैमरा में ज़्यादा बैटरी यूजेस हो रहे हैं क्या? क्यों होंगे? यदि वो ओरिजिनल कैमरा था तो नॉर्मल बैटरी यूजेस होना चाहिए था, मैं तो यूज़ ही नहीं किया आज। तो वहाँ से आपको चेक कर सकते हैं कि आप हैक हो या नहीं। अच्छा, जैसे कई बार होता है कि फ़ोन से आपने फ़ोटो अपनी डिलीट कर दी, करेक्ट। आपको लगता है कि मैंने जब फ़ोन से डिलीट हो गई तो मतलब फ़ोटो डिलीट हो गई, करेक्ट। तो क्या सच में वो हमेशा के लिए फ़ोन से डिलीट होती हैं कि फिर भी रह जाती हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है, जो डिलीशन फाइल डिलीशन ये प्रोसेस होता है, ये हर एक फाइल सिस्टम में अलग है। जैसे हम फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं एनटीएफएस, जो एप्पल फाइल सिस्टम है, जैसे आपका फैट है, ऐसे बहुत सारे फाइल सिस्टम है। ओके। हर एक फाइल सिस्टम में डिलीशन का जो प्रोसेस है अलग है। जैसे आप एनटीएफएस जो फाइल सिस्टम है, जो विंडोज़ में नॉर्मली यूज़ होते हैं, वहाँ पे कोई भी इमेज या कोई भी फाइल यदि डिलीट होता है, जब तक वो ओवरराइट नहीं होता है, उसका मतलब वो फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट करता है और उसको रिकवर किया जा सकता है। उसी तरह आपके फ़ोन में भी जब आप डिलीट करते हैं, आप देखेंगे वो रिसेंटली डिलीटेड में रहता है 30 डेज़ तक। तो यदि आपको तो फ़ील हो रहा है कि मैंने डिलीट कर दिया, रिसाइकिल बिन में भी वो रहता है उसके बाद, तो वहाँ से डिलीट नहीं हुआ होता है, तो वहाँ पे बहुत मेमोरी हो जाता है। तो वो अपने आप डिलीट भी हो जाता है, बट उस टाइम तक वो डाटा तो है। यदि उस टाइम तक वो ओवरराइट नहीं हुआ है, तो उसको फॉरेंसिक्स टूल या रिकवरी टूल से रिकवर भी किया जा सकता है। नहीं, अगर हम रिसेंटली डिलीटेड से भी उसको डिलीट कर देते हैं? उसके बाद भी उसको रिकवर किया जा सकता है। ओके। फॉरेंसिक्स में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो डिलीटेड एप्लीकेशंस, डिलीटेड चार्ट्स, डिलीटेड इमेजेस, वो भी फ़ोन से रिकवर किया जाता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होते हैं। हम्म। अच्छा, अभी जैसे हमने बैंकिंग सेक्टर की बात की, अभी हमने बात की अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी। आजकल ठीक है, किसी के पास एप्पल है, किसी के पास एंड्रॉयड है, आपको क्या लगता है बेटर ऑप्शन लोगों के लिए क्या है? एंड्रॉयड ज़्यादा यूज़ करना चाहिए या फिर एप्पल आपके लिए बेटर ऑप्शन है? देखिए, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म या कोई भी फ़ोन आप यूज़ करिए, आपको सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है आपको कि आईफ़ोन भी हैक हुआ है। आप हिस्ट्री में चेक करिए, आईक्लाउड भी हैक हुआ था। उसमें सारे जो सेलिब्रिटीज़ के एमएमएस फ़ोटोज़ वो सब लीक किया गया था। तो एप्पल इतना बड़ा, इतना सिक्योर्ड प्लेटफ़ॉर्म लोग बोलते हैं कि आईफ़ोन है, बट वो भी हैक हुआ। पेगासस का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। एक आप सर्च करिए, एक ओएमजी केबल है, जिसका कॉस्ट अराउंड $200 के आसपास है। वो आपको एप्पल का जैसा एक केबल है जो आप चार्ज करते हैं, वो सेम केबल है। हैकर क्या करेगा, आपका चार्जर रिप्लेस कर देगा वो केबल से। आप जब वो केबल को चार्जिंग के लिए डालेंगे फ़ोन पे, आपका फ़ोन का सारा डाटा रिमोटली हैकर के पास चला जाएगा। वो केबल का जो पिन पॉइंट है जहाँ पे यूएसबी लगता है, वहाँ पे कुछ स्पाई हार्डवेयर यूज़ किया गया है, जिससे डाटा सेंड होता है रिमोटली। तो देखिए, हैकिंग करने का डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। तो फ़ोन में तो सिक्योरिटी है ही, क्योंकि आप एंड्रॉयड जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसको जब यूज़ करेंगे, बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज़ वो फिक्स हो जाते हैं। बट जो सस्ते फ़ोन, चीप फ़ोन्स हैं, उसमें आप देखिएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अपडेट्स होगा वो बहुत पुराना होगा। अभी उसमें वो सिक्योरिटी अपडेट्स है ही नहीं, तो वो हैक होना बहुत ईज़ी होता है। ओके। जैसे आप पेगासस 16.6 जो ऑपरेटिंग सिस्टम था एप्पल का,
उसमें बहुत इजीली काम करता है। तो कुछ वल्नरेबिलिटीज उस ऑपरेटिंग सिस्टम में iOS में था जिसको वो यूज़ करके इंस्टॉल हो पा रहा था। तो कोई भी फ़ोन आप यूज़ करिए, उसका सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छा होना चाहिए। और मार्केट में ऐसा भी फ़ोन है जो बहुत सिक्योर्ड है। जानना चाहें? हाँ बिल्कुल। 2 फ़ोन है, एक फ़ोन है ब्लैक फ़ोन। ओके। वो फ़ोन बहुत एन्क्रिप्टेड फ़ोन है। उससे जो भी डाटा शेयर होता है, जो चैट्स होते हैं, वो सब एन्क्रिप्टेड होते हैं। उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और एक फ़ोन है अनप्लग्ड फ़ोन। ओके। वो फ़ोन इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं है, वो यूएस, कनाडा एंड अदर कंट्रीज़ के लिए वो अवेलेबल है। वो भी बहुत एन्क्रिप्टेड फ़ोन है और नॉर्मली मतलब सेंसिटिव डेटा सेफ रहता है डेटा इनमें। सेफ रहता है। वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ही उसको बनाया गया है। हम्म। जैसे आजकल होता है कि क्या होता है ना, लोग जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज कर रहे हैं, तो अगर हम इन पर अपना डेटा सिक्योर रखना चाहें तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ऐप्स हैं जिनको फोन में जरूरी है कि आप अपने फोन में उनको इंस्टॉल करके रखें? देखिए, हर एक फ़ोन जब बनाया जाता है, उसमें हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, उसमें ऑलरेडी सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ किया जाता है, जैसे यूज़र सिक्योर रहे। हम्म। जैसे यूपीआई, हम्म। यूपीआई डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। हम्म। उसका एपीआई हर कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब प्लेटफॉर्म उसको यूज़ करते हैं। हम्म। अभी कोई भी यूज़र जब उसको यूज़ करता है, उसको देखना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, वो कंपनी पीसीआई डीएसए सर्टिफाइड होना चाहिए, हम्म। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के थ्रू। हम्म। आईएसओ 27001 उसमें कंप्लायंट होना चाहिए। सर्टिन का ऑडिट वो हर 6 मंथ में आरबीआई को सबमिट करता हो। उसका आरबीआई कंप्लायंस भी सही होना है। यदि वो एप्लीकेशन ये सब कर रहे हैं, हम्म। तो उसको यूज़ करिए। जैसे आप फ़ोनपे में जाएँगे, उसका फर्स्ट स्क्रीन पे वो आईएसओ 27001 पीसीआई डीएसए सर्टिफाइड है बोल के दिखाता है। हम्म। क्योंकि ये सब प्रैक्टिसेस जो यूज़ किए हैं, इसीलिए उनको आरबीआई का लाइसेंस मिला है। हम्म। तो ये प्रैक्टिसेस आप देखिए। यदि कोई एप्लीकेशन ये सब प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं करता, उसको यूज़ मत करिए, फर्स्ट। हम्म। गूगल पे जैसे मैंने आपको बताया, गूगल पे में एक सिक्योरिटी सेटिंग्स है। हम्म। आप उसमें एक मैनेज गूगल अकाउंट बोल के एक फंक्शन है। ओके। उसको जब आप क्लिक करेंगे, उसमें आपका एक पास की वो एनेबल है कि नहीं ये दिखाता है, उसको आप एनेबल कर दीजिए। हम्म। इंडिया में बहुत लोग हैं जो आज तक वो सिक्योरिटी सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग देखे ही नहीं है गूगल पे का। हम्म। उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करना मस्ट है। हम्म। गूगल पे में आप ये भी चेक कर सकते हैं, आपका पासवर्ड कब सेट हुआ था। यूपीआई पिन जो इंडिया में काफ़ी यूज़ करते हैं यूपीआई यूज़ करते वक़्त, वो हर कोई उसका डेट ऑफ बर्थ या नहीं तो फ़ोन नंबर का फर्स्ट 6 डिजिट और 4 डिजिट यूज़ करते हैं। हम्म। और इंडिया में लोग उनका पासवर्ड और पिन उनके नोटपैड में सेव करके रखते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स में सेव करके रखते हैं। आप हम्म। सोचिए यदि फ़ोन हैक हो गया, उनका यूपीआई पिन भी गया हम्म। और नंबर का फर्स्ट 4 डिजिट या 6 डिजिट जब आप रख रहे हैं, तो गेस करने के लिए कितना ईज़ी है अटैकर को। तो इससे बचिए। आपका पासवर्ड जो पिन उसको ऐसे सेट करिए जैसे कोई गेस ना कर पाए। हम्म। आपको ईज़ी हो रहा है इसलिए आप यूज़ कर रहे हैं, बट हैकर को भी ईज़ी हो जाता है। उसको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। सेम फ़ोन पे कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करिए, उसका सिक्योरिटी सेटिंग प्रॉपर्ली होना चाहिए। हम्म। वो एप्लीकेशन आपका प्रॉपर्ली अपडेट होना चाहिए, उसमें नया अपडेट्स आते होंगे, वो अपडेट्स को आप इंस्टॉल करिए और देन आप उसको यूज़ करिए। ओके। अच्छा, जैसे घर पर हमारा वाईफाई लगा होता है, तो क्या राउटर भी हैक हो जाता है घर के हाँ, अंदर? ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए वाईफ़ाई हैकिंग हाँ। इतना ईज़ी है, कोई भी कर सकता है। मतलब एक टूल है उसका नाम है वायरसैर्क ओके। और एक टूल है एटरकैप। हम्म। उसको यूज़ करके सपोज़ आप एक फ्री वाईफ़ाई कनेक्ट किए हैं, वो वाईफ़ाई स्निफ़िंग करेगा और आप क्या-क्या डाटा वो वाईफ़ाई से कनेक्ट करके किए हैं, डाटा पैकेट्स भेजे हैं हम्म। नेटवर्क को, वो स्निफ़ करके वो डाटा निकाल सकता है। उसको हम वाईफ़ाई स्निफ़िंग बोलते हैं। ओके। उसी तरह बहुत सारे टूल्स हैं जो हम्म। इंटरनेशनली यूज़ होते हैं, कुछ-कुछ डिवाइसेस हैं। हम्म। उसमें वाईफ़ाई स्पूफिंग भी होता है। वाईफ़ाई स्पूफिंग मतलब सपोज़ आप एक होटल गए हैं। हम्म। अभी वो होटल का एक एसएसआईडी नंबर होगा, नेम होगा या एक होटल सपोज़ इट्स जेडब्ल्यू मैरियट। हम्म। अभी जेडब्ल्यू मैरियट का एक वाईफ़ाई नेम है। हम्म। हम पहुँचे। हम्म। अभी वो डिवाइस यूज़ करके वाईफ़ाई स्पूफ करके
वहाँ पे 100 फेक वाईफाई एक्सेस पॉइंट बनाया जाएगा। तो हर किसी का नाम JW Marriott 1, JW Marriott 2 ऐसे हो जाएगा। अभी लोगों को तो पता नहीं होता। अभी जब आप उसको कनेक्ट करते हैं वो ओपन रहता है, आप कनेक्ट कर लिए, आपको पता है कि ये होटल का है। अभी उसके बाद आपके फ़ोन से वो डाटा चुराना शुरू कर सकते हैं। आप जो जो यूज़ करेंगे उससे वो स्निफ करके अगेन डाटा ले सकते हैं, क्योंकि आप उसी नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। तो ये वाईफाई स्पूफिंग भी बोला जाता है। तो और भी राउटर भी हैक किया जा सकता है, नेटवर्क भी हैक किया जा सकता है। उसको हम नेटवर्क पेन टेस्टिंग बोलते हैं। जब उसको चेक करते हैं कोई एक ऑर्गेनाइजेशंस में, ये नेटवर्क के थ्रू प्रिंटर हैक हो गया, सिस्टम्स हैक हो गए, जो हार्डवेयर डिवाइसेस थे वो हैक हो गए, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं वल्नरेबिलिटीज़ को, देन फिर रिपोर्ट करते हैं कंपनी को, जैसे वो वल्नरेबिलिटी फिक्स किया जा सके, जैसे वो यूज़र जो उसको तो यूज़ कर रहे हैं। लोगों को कैसे पता चलता है? अगर मान लीजिए मेरे ही घर का वाईफाई किसी ने राउटर हैक कर लिया है, करेक्ट। तो मुझे कैसे पता चलेगा? देखिए, नॉर्मली वाईफाई जब हैक होता है तो लोगों को पता नहीं चलता। हाँ, वही। क्यों? क्योंकि आप तो नॉर्मल यूज़ करते हैं, हैकर के पास उसका डाटा चला जाता है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ आप फेसबुक में गए और वहाँ पे यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला। पासवर्ड तो आस्टेरिस्क में आ जाता है, आपको पता नहीं चलता। बट जब आप लॉगिन के लिए ट्राई करते हैं, वो डाटा वो नेटवर्क में, फेसबुक नेटवर्क को सेंड होता है आपके डिवाइस से। वाईफाई में कनेक्टेड हैं, तो वो डाटा यदि प्लेन टेक्स्ट में वो पासवर्ड होता, तो आपका पासवर्ड भी क्या है वो वाईफाई स्निफिंग से पता चल जाता, क्योंकि आपका डाटा प्लेन टेक्स्ट में था, एनक्रिप्टेड नहीं था। तो उससे भी हैकर इजीली आपका पासवर्ड गेस कर सकता है। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको तो पता नहीं फ़ोन में क्या कर रहे हैं, उसी वाईफाई में कनेक्टेड हैं, तो दिन भर आप जो कुछ किए हैं उसका डाटा उसके पास भी है, उसे वो ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो ये पता चलना बहुत मुश्किल है जब तक वो अटैकर, क्योंकि जब तक वो डाटा नहीं मिलता वो कनेक्टेड ही होंगे आप। उसके बाद वो जाके वो कुछ अलग मेथड्स आपके ऊपर अप्लाई करेगा। तो ये लोगों को पता नहीं चल पाता इजीली। उसका सिक्योरिटी सिस्टम के लिए कुछ लिंक नहीं है। जैसे वाईफाई का बात मैंने बोला, जब आप वाईफाई को कनेक्ट करते हैं वो SSID जरूर चेक करिए कि ये ऑथेंटिक वाईफाई था कि नहीं था। यदि आप वो चेक कर लेते तो वो हैक होते ही नहीं। आप एयरपोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे फ्री वाईफाई के नाम पे लोग कनेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हैक होते हैं। तो फ्री के चक्कर में आपको जब मिलता है लोग कनेक्ट करते हैं, जिसके वजह से वो हैक हो जाता है। क्योंकि फ्री जब जैसे आप एक होटल में गए, मैंने आपको फेक जो वाईफाई स्निफिंग के बारे में बोला, उसी तरह रास्ते में कहीं पर एक फ्री वाईफाई मिल रहा है, आप देखेंगे वहाँ पे बहुत लड़के होंगे यूथ, और वो कनेक्ट करके कुछ इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो उससे वो नेटवर्क को जो कनेक्ट किया है वो हैकर है, और वो नेटवर्क में क्या क्या हो रहा है उसको भी वो स्निफ कर सकता है। तो वो उसका है नहीं, फिर भी उसको हैक किया जा सकता है। तो फ्री जब हो जाता है तो हर कोई वो उसको यूज़ करता है, तो मास पॉपुलेशन जब यूज़ करते हैं, हैकर के लिए वो एक टारगेट स्पॉट बन जाता है कि इसको हैक करेंगे तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे टारगेट मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। तो वो हैकर उस हिसाब से सोचता है। तो फ्री में कहीं पर भी आपको वाईफाई मिल रहा है उसको कनेक्ट मत करिए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। एक बात बताइए, जो लड़कियां हैं उनके लिए मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, अपने फ़ोन में लड़कियों को स्पेशली कौन कौन सी सेटिंग ऑन करके रखने चाहिए और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो फ़ोन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, हर किसी को, वो चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हैकिंग अटेम्प्ट्स किसी के ऊपर भी हो सकते हैं। अभी टारगेट कभी फीमेल मेल देख के हैक करता ही नहीं है। हाँ, फीमेल और किस चीज़ का टारगेट हो सकते हैं, जैसे पोर्नोग्राफी, न्यूडिटी, कुछ डीप फेक वीडियोज़, ये सब के ज़्यादा टारगेट में आते हैं इन कंपैरिजन टू लड़के। बट फिलहाल जो जो नया नया टेक्निक्स होते हैं, जैसे RTO चालान का टेक्निक्स हो गया, कुछ भी जो नया स्कैमर स्टाइल है, वो हर किसी को टारगेट किया जाता है। तो आप सबके लिए ऐसे सोचिए, मेरा 2 मंत्र है, 2 फ़ोन नंबर यूज़ करिए, 2 ईमेल आईडी यूज़ करिए। ओके। जो फर्स्ट ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं उसको पब्लिकली यूज़ करिए, हर किसी के पास वो है। बट सेम ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बैंकिंग के लिए यूज़ नहीं होगा। जो अलग दूसरा नंबर आपके पास है वो नंबर आप बैंकिंग के लिए यूज़ करिए, जिसको आप पब्लिकली किसी को नहीं दिए हैं, और दोनों सिम अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग डिवाइस में यूज़ करिए। उससे होता क्या है, स्कैमर के पास
आपका बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, हम्म क्योंकि जो पब्लिकली अवेलेबल है उसी का डाटा उसके पास होगा। अभी जब कॉल आएगा फ्रॉड करने के लिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी का सिक्योरिटी किसको चाहिए? मनी को। बिल्कुल। सेकंड प्रायोरिटी हम डाटा को देंगे। हम्म तो मनी को सेव करने के लिए आपका तो वो बैंक अकाउंट से कनेक्टेड ही नहीं है। हम्म जब आपको कोई स्कैम करने के लिए कुछ भी सोशल इंजीनियरिंग मेथड अप्लाई करेगा, आप क्या बोलेंगे कि ये तो मेरा कनेक्टेड ही नहीं था, तो ये फेक है। तो आप तुरंत उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप सेफर हो सकते हैं। सेकंड, आपका डाटा। डाटा से सेफ रहने के लिए आपका फ़ोन को ऑलवेज अपडेटेड रखना है। जो जो एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं उसको भी अपडेट रखना है। फ़ोन में सिक्योरिटी सेटिंग्स जैसे प्ले प्रोटेक्ट, यदि गूगल प्ले स्टोर यूज़ करते हैं, उसका ऑन रखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके। क्योंकि वो नहीं तो कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकते हैं फ़ोन में। तो प्ले प्रोटेक्ट ऑन रखिए। आपके फ़ोन में जो सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं, जैसे फ़ोन का पिन हो गया, यदि फेस लॉक है, ऐप लॉक है, इसको इंस्टॉल करके रखिए। क्योंकि आप किसी को फ़ोन दिए, वो तुरंत जीमेल में गया और पिन सेट करके चेंज कर दिया, आपको कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली। बट ऐप लॉक है तो वो कोई एप्लीकेशन को लॉगिन नहीं कर सकता। ये बहुत ज़रूरी भी है करेक्ट, कि फीमेल्स को पता हो, करेक्ट। क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जाने अनजाने में आपकी कई बार प्राइवेट फ़ोटो आपके फ़ोन में है, कुछ पर्सनल आपका डेटा है, वो लीक ना हो। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपके ज़रिए आज दर्शकों को पता चली है। थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए। थैंक यू सो मच।